ओके, सो आपका जो ये इमेज दिखा रहा है, बहुत लोगों ने ये तो बोला मुझे, अभी जो ज्वाइन हुए रिसेंटली बच्चों, आप लोग भी देख सकते हो कि मेनी पीपल आंसर्ड मी कि ब्रेन चाय पी रहा है। सही बात तो ये है, बट हमने ये भी सोचना चाहिए कि व्हाट यू गिव टू योर ब्रेन दैट रिफ्लेक्ट्स योर हेल्थ। ऐसे कहते भी है ना बड़े बुजुर्ग लोग कि आपका मन साफ है, मन शांत है तो हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छा ही रहता है। तो जनरली अब तक आपने जो देखा, या फिर प्रीवियस भी छोटे जब आप थे 8 9 10 में, तब आप जनरली हेल्थ मतलब क्या पढ़ते थे? आपका फिजिकल हेल्थ हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, या सोशल हेल्थ? जनरली हम क्या कहते थे? फिजिकली आप फिट हो या नहीं, मेंटली आप फिट हो या नहीं, या सोशली, मतलब आप आजू बाजू से ऐसे झगड़ते लगड़ते हो या सही में अच्छे से रहते हो। बट हमको ये भी और एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी होता है। दैट जनरल रेफर्स टू कि आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब आपको ये तो पता होगा, लाइक सभी बच्चे अभी 18 18 साल के आसपास ही होंगे, करेक्ट? एडोलसेंस एज होता है, मतलब इस एज ऐसा होता है 13 to 14 ईयर्स, जनरली यू कैन से 13 14वां साल जो होता है, वहां से लेके आगे तक आप आपकी बॉडी में चेंजेस देख सकते हो। कुछ बहुत तरह के चेंजेस होते हैं, वेदर इट्स अ मेल और फीमेल, दोनों में भी यू कैन सी वेरियस ऑफ चेंजेस ऑकरिंग। सही बात। तो वो चेंजेस क्यों होती है? प्रकृति ने, नेचर ने ऐसे चेंजेस क्यों रखे? बिकॉज फर्स्ट थिंग, वी आर एनिमल्स, और हर एनिमल का मेन रीजन है टू डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ताकि वो अपना जनरेशन आगे बढ़ा सके। ये एक तो बात ध्यान में रख लो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मोटो होता है, एक उद्देश्य है कि हमेशा वो अपना जनरेशन बढ़ाए, आगे उनको डिवाइड करे या रेप्लिकेट करे या रिप्रोड्यूस करे। तो उसके लिए, उसके संदर्भ में आता है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। करेक्ट? यस, गुड इवनिंग, हाय शिवा। ओके, सो दैट इज व्हाट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमने सिर्फ मेंटल फिजिकल के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए। आजकल तो योगा वोगा के बारे में बहुत ही देखते होंगे आप लोग कि बहुत उसके बारे में प्रचार चल रहा है कि योगा करिए, मन शांत होता है, रिप्रोडक्टिव जो भी डिसीजेस आते हैं वो भी शांत हो जाती है ना? देखा होगा ना बहुत बार। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि पहली बात, जब पुराने जमाने में मतलब आपकी दादी दादा या उनके भी परदादी दादा के जमाने में, ये सारी चीजों की बातें जो है ना वो कभी होती ही नहीं थी। खुल के कभी कोई एक दूसरे से इसके बारे में बात भी नहीं करता था। और इसके वजह से क्या होता था, बहुत बार विमेन को सफर करना पड़ता था। बहुत बार क्या होता था, बच्चे जो है जन्म लेते वक्त या जन्म लेने से पहले ही या जन्म लेने के बाद तुरंत कभी कभी डेड हो जाते थे, वेरियस रीजन की वजह से, क्योंकि उनको किसी चीज की नॉलेज नहीं थी कि अपना हेल्थ कैसे मेंटेन करना है, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है। पॉपुलेशन इतना बढ़ाया जा रहा था। बच्चा, आप लोगों में से किसी को पता है कि अभी सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? मैम इंडिया। इंडिया। हम इंडिया, पहले चाइना। चाइना थी बट अब इंडिया हो गई है। हाँ, पहले मैम चाइना पहले था था चाइना। सही बात है, बट ये अच्छी बात नहीं है ना। पहले चाइना तो थी, सेकंड पे यस था, तब मैडम। इंडिया। अब तो रेस में हम लोग फर्स्ट आ गए कि हमने वो लाइन भी पार कर दी और आ गए फर्स्ट। बट एक्चुअली ये इतनी हैप्पी वाली बात है नहीं। दिस इज नॉट राइट अ गुड थिंग, है ना? इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एंड तभी इस चीज की सिंसियरिटी या इस चीज की सीवियरिटी या सीरियसनेस ना इंडिया ने तभी जान लिया था 1951 में। आपने कभी रिक्शा के पीछे या ट्रक के पीछे से देखा है क्या हम दो हमारे दो लिखा हुआ? लिखा होगा ना? यस तो वो हम दो हमारे यस हम देखा है। गवर्नमेंट प्लान था, एक प्रोग्राम था जिसके अंदर हम, जिसे हम फैमिली प्लानिंग कहते हैं। तो उसमें क्या कहते थे कि हर परिवार में दो ही बच्चा होगा, ज्यादा से ज्यादा दो या कम से कम एक, नॉट मोर देन दैट। उससे क्या होती है, ये गवर्नमेंट की ही योजना थी। ये हर घर में जाके लोग प्रचार करते थे, कहते कि हर घर में आप ये कोशिश करें कि दो ही बच्चे रहे, उससे ज्यादा नहीं। उससे क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात, पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगा। दूसरी बात क्या हो जाएगा, अब हम जितना पॉपुलेशन बढ़ाएंगे उतना सबको, आवाज नहीं आ रही सोनिया? सभी को नहीं आ रही बच्चा जी? आ रही है। मैम आ रही है। ओके, इफ एनीथिंग हैपेंस इन बिटवीन बता देना मुझे। सोनिया एक बार रीलॉग इन करके देखो। तो पॉपुलेशन का कंट्रोल करने का ये एक माध्यम था, ताकि हम सबको बता सके कि इससे ज्यादा आप ना रिप्रोड्यूस करो, वरना क्या हो जाएगा ना कि
प्रकृति से जो अभी चीजें मिलती है, जैसे खाना मिलता है, पानी मिलता है, हवा मिलता है, एक लिमिट के ऊपर अगर ज्यादा हो जाएगा ना तो हमको एनवायरनमेंट सस्टेन नहीं कर पाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल है बच्चों, हम लोग जब बलून, जो हमारे गुब्बारे होते हैं, वो जब हम बलून ब्लो करते हैं, एक लिमिट होता है ना, उसके बाद आप जितनी भी हवा भरोगे उतनी तेज से वो फट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी भी कुछ कैपेसिटी थी, उतना ही एयर वो पकड़ सकता है। वैसे ही हमारी धरती पे भी कुछ ही ऐसे कैपेसिटी है जिसको वो सस्टेन कर सकते हैं, मतलब इतने ही लोगों का वो खाना पीना रहना ऑक्सीजन वो दे सकती है। उसके बाद नेचर खुद क्या करेगा पता है? खुद ही सुनामी हो गया, आपका कोविड हो गया, कोरोना वायरस जैसे हो गया, या कुछ साल पहले प्लेग आया था, ऐसे भयंकर बीमारियों से क्या हो जाएगा, बहुत सारा पॉपुलेशन इरेडिकेट होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो ये कहते यस, दिस इज अ नेचर्स लॉ, ये नेचर का ही नियम है कि क्यों हद से ज्यादा जब चीजें बढ़ने लगती हैं तो नेचर खुद ब खुद उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसको हमें तो लगता है कि यार ये दुख की बात है, बट नेचर को हमने कितना तकलीफ दी है वो तो अभी कभी सोचा ही नहीं है ना। यस मैम। ओके, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस कि पहले अभी थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल है, मुझे पता है आपको थोड़ा बोर लगेगा, बट नेक्स्ट के आगे के स्लाइड्स 2-3 ऐसे अच्छे हैं जो आपको जहाँ पे मजा आएगा। ओके, इनिशियली वो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही दिया है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमको किन चीजों के बारे में जानना है, जैसे प्रेगनेंसी के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो गए, चाइल्ड का बर्थ हो गया, अनसेफ अबॉर्शन। अनसेफ अबॉर्शन मतलब क्या? जैसे अगर किसी को पता नहीं हो, अबॉर्शन जनरली मतलब जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है मदर्स के बॉडी में, उसको हम टर्मिनेट करते हैं या फिर उसको हम जनरल टर्म में बच्चा गिराना कहते हैं ना। बट एक्चुअली जो है ना 20 जो वीक्स होते हैं, पहले जो 5 महीने या 4 महीने होते हैं, उस तक अगर बच्चा या मदर दोनों को भी अगर कोई दिक्कत है हेल्थ वाइज, तो वो लीगली अलाउड है कि आप टर्मिनेट या अबॉर्ट कर सकते हो। बट कभी कभी क्या होता था पुराने जमाने में, या अभी भी ऐसे कोई छोटे छोटे गांव है जहाँ पे लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, तो वो क्या कर देते हैं, अभी बहुत सारे बच्चे हो गए घर में, तो अभी फिर से अगर प्रेग्नेंट हो गए तो कुछ कभी जड़ी बूटी खा ली, कभी कुछ दवाई खा ली, कभी कुछ ऐसा कर लिया जिसके वजह से ऑटोमेटिकली अबॉर्ट होने लग जाते हैं बच्चे। बट इसका बुरा असर पड़ता है मदर्स पे, मदर्स के हेल्थ पे। क्योंकि ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जानकारी ही नहीं है ना कि क्या सही है क्या गलत है। तो दैट इज हाउ इट गोस। सी, लेस एजुकेशन एंड लो फ्यूचर इनकम ऑफ यंग मदर्स, क्योंकि जानकारी नहीं है उनको, कुछ उसके बारे में पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से उनके हेल्थ के ऊपर उनका असर पड़ रहा है। और एक बात क्या होता है, जैसे आप, तुम्हारी उम्र है फ्रॉम 13-14 ईयर्स टू 20-25 ईयर्स, इसको हम यंग रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। तो इस एज में क्या होता है, बहुत बार हम गलत राह पे चल देते हैं, विच कैन लीड टू सम हार्मफुल डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो इसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी था। तो ये जानकारी हम फैलाएंगे कैसे? तो आपको भी पता नहीं, मुझे आपके स्कूल में ये कभी गवर्नमेंट ने कराया है कि नहीं, बट बच्चा पता है, हम लोग जब, मैं जब 10th में थी, जैसे आपसे 2 साल छोटी ही मान लो, जब हम लोग 10th में थे तो हमारे स्कूल में भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रोग्राम्स चलाए थे, जहां पे आपके बारे में सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में बताया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताया था, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके बारे में बताया था, क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, ये सब कुछ बहुत अच्छे से बताया था। तो ये क्या है, ये एक माध्यम है, गवर्नमेंट ये एक माध्यम यूज करती है ताकि हम लोगों तक इस चीज के बारे में पहुंचाया जा सके। तो जैसे हमने ये वाला देखा ना, अब आपको ये एक बात हाईलाइट करनी बच्चा, कि यहाँ से नीट पॉइंट बन सकता है कि सबसे पहला गवर्नमेंट का ऐसा कौन सा स्कीम या प्रोग्राम था जो इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। तो सबसे पहला प्रोग्राम था फैमिली प्लानिंग वाला, और उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि एडवांस्ड प्रोग्राम कौन सा है, तो ये वाला है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम। तो जब आप नीट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ध्यान से पढ़ोगे कि पुराना वाला प्रोग्राम पूछा है या न्यू वाला रिसेंटली अपडेट वाला प्रोग्राम पूछा है, ठीक है ना। अच्छा हुआ था ना, यस, ये ऐसा होना भी चाहिए ना कि हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी बहुत जरूरी है मेल एंड फीमेल्स के बारे में। हाय शिवानी।
मैम कैसे हो आप? आई एम गुड। क्लास चल रहा है बेटा, विल टॉक अबाउट वंस वी आर डन। ओके, देखो यहाँ पे भी लिखा है प्रोवाइडिंग सच एजुकेशन इन द स्कूल्स, देन टू रिमूव द मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन। आप लोग इसके बारे में बहुत सुने होंगे ना कि कभी कभी बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो डोंट गो इनटू द टेंपल्स, और अगर इफ यू आर हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स डोंट प्रोवाइड इट इन बिटवीन योर रिप्रोडक्टिव एज। तो ये सारी चीजें ऐसी अंधविश्वास कहते हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी तो है नहीं, बस बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं अपने छोटों के उसके ऊपर लादते जाते हैं। बट उसके बारे में क्लैरिटी देना, उसके बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। तभी तो ऐसे प्रोग्राम्स जो है वो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है ताकि हाइजीनिक प्रैक्टिसेस जो है वो सही से हो सके, सेफ हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। इससे क्या होता है, पॉपुलेशन तो कंट्रोल होगी ही, हेल्थ भी मेंटेन किया जाएगा, जो सेक्सुअल हेल्थ होता है। वरना आजकल डिजीजेस तो इतनी हो रही है एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के वजह से, तो हम डिजीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही इन प्रोग्राम्स की वजह से जो इनफर्टाइल कपल्स है, मतलब जिनको अभी भी बेबी हो नहीं रहा है, उनको हम अच्छे से बता सकते हैं कि व्हाट इज द राइट वे। तो ऐसे बहुत सी एडवांटेजेस है। ये शैली आपको कुछ पूछना है? मैम मिथ और मिसकंसेप्शन क्या होता है? बहुत ही धीमी आवाज है शैली, आई कुड नॉट हियर यू, कुछ भी सुनाई दिया मुझे। हम टाइप कर रहे हैं। हाँ, टाइप करके बताओ। यस सोनिया, दैट इज वेरी ट्रू। कुछ नहीं होता है, देयर इज पुरानी बातें हैं। ट्रू क्या है ना, पुराने जमाने में ऐसा बोलने का रीजन सिर्फ इतना ही था ताकि फीमेल्स को रेस्ट मिले। तो साइंटिफिकली उसका रीजन इतना ही था कि उनको रेस्ट मिले ताकि कहीं और उनका आना जाना ना हो। बट गोइंग इनटू टेंपल्स और इम्प्योर थिंग, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने अभी तो पढ़ा ना रिप्रोडक्शन, सो यू आर वेरी मच नोइंग कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नथिंग बट जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है यूट्रस की वही निकल रही है और अनफर्टिलाइज्ड एग निकल रहा है। उसमें गंदा क्या है ना? मैम आप क्या बता रहे थे कि पुराने जमाने का कुछ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन मतलब कुछ यहाँ पे पढ़ा ना आपने। मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन मतलब ऐसी चीजों के बारे में पुरानी, एक तो अफवाहें या उसके बारे में अंधश्रद्धा। अफवाह मतलब कुछ भी फैला देना, जैसे अभी मैंने टेंपल का ही जो एग्जांपल दिया, दैट इज व्हाट इज अ मिथ एंड मिसकंसेप्शन। समझ रहे हो? मतलब ऐसा चीज जिसके बारे में साइंटिफिक कोई एविडेंस या रीजन है ही नहीं। समझ रहे हो शैली? हाँ ना, कुछ बताओ। ओके मैम। तो दैट इज एविडेंस, ऐसा या ऐसी बातें जिसका कोई साइंटिफिक मतलब नहीं है या जिसके बारे में हम भरोसा नहीं। सी वी आर साइंस स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग बायोलॉजी, हम उसके बारे में जानते हैं, क्यों हम उसको पढ़ रहे हैं। बट ये चीज अगर हम पहले जमाने में पहले ही लोगों को बताते तो शायद ये मिथ्स एंड कंसेप्शन कभी आता ही नहीं। मिसकंसेप्शन मतलब उसके बारे में कुछ गलत ही अफवाहें फैलाना, एंड मिथ मतलब उसके बारे में कुछ गलत सोच के खुद ही उसके बारे में रूटीन बना लेना या नॉर्मली खुद ही उसके बारे में वैसे बिहेव करना। दैट इज व्हाट मिथ एंड मिसकंसेप्शन सेज। People, boys don't leave the class. This is important equally for everyone. Yes, very correct. Okay, तो अब देखते हैं कि ये सारी चीजों को हम कंट्रोल कैसे करें। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है अब तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इंडिया ने तो पहला रैंक मार लिया है पॉपुलेशन में। तो नाउ इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि अब हम बर्थ कंट्रोल को करना बहुत जरूरी हो गया है इनफैक्ट। बट आपने क्या ये सोचा कि एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन मतलब क्या, तेजी से बढ़ना, इतनी पॉपुलेशन क्यों बढ़ी? कभी कभी ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी से ही हमारा हानि हो चुका है। बिकॉज अब क्या हो गया, हम बाय एडवांस ट्रीटमेंट मदर को बचा सकते हैं, बेबी को बचा सकते हैं। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, लेग का प्रॉब्लम है, लंग्स का, हर चीज का, ऑलमोस्ट हर बीमारी का कुछ ना कुछ तोड़ आ रहा है। तो समहाउ हम लोगों को बचाए जा रहे है ना? हाँ शैली, आपका वॉल्यूम स्लो आ रहा है, मे बी फोन को एक बार अपडेट करके देखो। दीपांशु, एमनियो सेंटेंसेस पे आऊंगी मैं, आई टेल यू दैट। अभी ठीक है क्या कोमल? अच्छा, कोमल इज टेलिंग अबाउट शैली आई गेस। ओके, तो देखो हमने ये तो नहीं सोचा ना कि पॉपुलेशन का इतना बढ़ना कैसे हो गया। बिकॉज फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, माइग्रेशन, एज,
सेक्स स्ट्रक्चर। अब फर्टिलिटी मतलब क्या, अब क्या हो गया, पुराने जमाने में अगर किसी को बेबी नहीं होता था तो उसके लिए कोई टेक्निक नहीं थी बच्चे, देयर वाज नो टेक्निक कि आप किसी वजह से, कृष्णा का भी वॉइस स्लो है, ऐसे कैसे, कुछ लोगों को स्लो है कुछ लोगों को अच्छा है, हाउ इज दैट? मैम आपको बारिश में ब्रेक हो जाती है। देखो मैंने तो फुल रखा मैम है। अभी तो सही आ रही है। मैम यस मैम, सही आ भी रही सही आ रही है यस आपकी। मैम सही है। कृष्णा इफ पॉसिबल आप हेडफोन यूज करके देखिए, ठीक है। तो देखो लेट्स स्टार्ट के बर्थ। अच्छा मैं ये क्वेश्चन पूछ रही थी आपको कि जो हमने ट्रीटमेंट अभी एडवांस में देखे हैं, हर चीज का कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा साइंस का टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से कहीं ना कहीं पॉपुलेशन में इंक्रीज आया है? कैन आई से दैट? क्योंकि किसी ना यस किसी यस में कह सकते हैं। यस मैम। लोगों को Yes, बचाने की ma'am. कोशिश करते हैं, एक तरफ लोगों को बचा भी रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। भाई दोनों तरफ हम ही बात कर रहे हैं ना। यस मैम। यस मैम। तो ऐसा होता है। बट इसके लिए अब थोड़ा देखते हैं कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या सकते हैं, मतलब लोगों को तो बचाएंगे ही बट प्रिवेंट करेंगे कि हम आगे का जो एक्स्ट्रा बर्थ है, मतलब एक घर में 2 से ज्यादा अगर बच्चे नहीं करते हैं तो क्या कर सकते हैं। ओके सो लेट्स, दैट इज कॉल्ड एज बर्थ कंट्रोल। कैसे कंट्रोल करना है देखते हैं। तो उस कंट्रोल करने के प्रोसेस को कहते हैं बच्चा कॉन्ट्रासेप्टिव या कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्टिव या कॉन्ट्रासेप्शन का सिंपल मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन को ना होने देना। अभी आपने रिप्रोडक्शन हाल ही में पढ़ा है तो ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से रिलेट कर भी सकते हो, है ना। सो प्रिवेंट करना है हमको फर्टिलाइजेशन बाय वेरियस मेथड्स। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन टू प्रिवेंट द बर्थ कंट्रोल। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैसे करेंगे। एक तो इसका तरीका है टेम्पररी, मतलब जब हम मान लो एक बच्चा हो गया है, अब हमें अगले 3 साल तक सपोज सेकेंड प्लान नहीं करना है, तो दैट इज टेम्पररी वाला बर्थ कंट्रोल। एंड अगर 2 बच्चे हो गए एंड इफ अ फैमिली वांट्स कि अभी हमें कोई बेबी नहीं चाहिए बट दे वांट टू हैव अ सेक्सुअली एक्टिव लाइफ, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई हिंड्रेंस या कोई ऑब्स्टेकल ना आए, तो परमानेंट मेथड हो जाएगा वो, दैट विल बी परमानेंट। मतलब इसमें फर्क क्या है कि टेम्पररी में क्या हो जाता है, बर्थ कंट्रोल आप जो भी यूज करो, जो भी मेथड आप कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करोगे, तो भी उसको हटा देने के बाद यू कैन स्टिल कंसीव, मतलब फीमेल फिर से प्रेग्नेंट हो सकती है। कौन से वाली चीज में, टेम्पररी में, ठीक है। बट परमानेंट वाला अगर मेथड हमने देखा तो परमानेंट में एक बार हमने, जैसे बहुत बार ऐसे बोलते ना पुराने लोग, ऑपरेशन करवा लिया क्या, ऑपरेशन करवा लिया क्या, कभी आपने सोचा कि ऐसा क्या बोलते हैं, व्हाट डज दैट मीन, है ना। अब देखते हैं, हम देखते हैं क्या है वो ऑपरेशन कराने का मतलब। यस, गुड इवनिंग कृष्णा। ठीक है, वो आएगा परमानेंट वाले हिस्से में। ठीक है, एक एक मेथड हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे अब। सो मैम एक चीज पूछनी थी। बोलो। मैम जैसे मैम कोई भी मतलब मेथड यूज करते हो तो मैम फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो तो मैम एक थ्रेड लाइक होती है ना। हाँ तो मैम अगर उसमें मतलब मेथड यूज करेंगे तो मैम वो कहीं पे भी मतलब इधर उधर कट के किसी ऑर्गन पे चिपक भी तो सकती है फिर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, देखेंगे, मैं बताऊंगी आपको, जब उस चीज पे मैं आऊंगी आपको बताऊंगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ट्यूबेक्टोमी एंड वासेक्टोमी, वेरी करेक्ट। बट अभी टेम्पररी पे हम देखते हैं, टेम्पररी के मेथड्स बहुत सारे हैं, क्योंकि टेम्पररी में हम फिर से नेचुरल करके भी यूज कर सकते हैं, मतलब कुछ नेचुरल मेथड्स है, कुछ केमिकल यूज करके मेथड्स है, कुछ मैकेनिकल है और कुछ फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस एंड हार्मोनल मेथड्स है। तो ये थोड़े से डिटेल में है, हम एक एक डिटेल में देखेंगे। परमानेंट वाला तो बहुत इजी सोल्यूशन है, तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब वो प्रोसेस बहुत इजी भी है एंड परमानेंट भी है, इरिवर्सिबल भी है वो। तो यस, आई टेल यू कि वो कैसा होता है, आई टेल यू। अब लेट्स स्टार्ट विथ कि ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव जो है इनकी क्या खासियत है। अब कॉन्ट्रासेप्शन हमने कहा क्यों, पहली बात उसका मेन काम क्या है, कौन सा भी मेथड यूज करो, चाहे वो आप टेम्पररी यूज करो, परमानेंट करो, एनी मेथड, उसका मेन एम है कि वो फर्टिलाइजेशन ना होने दे। बट साथ ही वो कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब उससे जो भी हम यूज करेंगे ना, जो भी टेक्निक यूज करेंगे वो आसानी से हमको यूज करने में आ जानी चाहिए। उसका कोई डिटेल लंबा प्रोसीजर है तो कौन क्यों यूज करेगा ना, नहीं चाहिए कॉन्ट्रासेप्शन बोल देगा।
इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको पहाड़ पे जाके लेके आए, नहीं, इट शुड बी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। साइड इफेक्ट्स बहुत ही लेस या ना हो तो बेहतर है, वरना क्या फायदा कॉन्ट्रासेप्शन का अगर आपकी हालत खराब हो रही हो, है ना। एंड लास्टली, कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में उस कोई भी मेथड का इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार लोगों का, अगेन ये नॉलेज ना होने की वजह से, एजुकेशन ना होने की वजह से, कि लोगों को लगता है कि चलो कोई मैंने यूज कर लिया ये मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बट उसके वजह से हाउ अबाउट माय सेक्सुअल ड्राइव, हाउ अबाउट माय सेक्सुअल लाइफ। बट आजकल के एडवांस मेथड से कोई भी हिंड्रेंस नहीं आएगा। मींस अ पार्टनर और व्हाट यू से अ कपल कैन आराम से have a intercourse without any obstacle and a female will not even get pregnant. तो ऐसे टेक्निक्स है। Let's see how now. नहीं शैली, ऐसा नहीं है, ये एनसीईआरटी ही बेस्ड है, सिर्फ मेजरली दिस इज एनसीईआरटी बेस्ड, कोई और पब्लिकेशन नहीं यूज करेंगे। बट फ्यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो नीट लेवल पे आपको आ सकते हैं, लाइक ऐसा पूछा जा सकता है नीट लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चन कि व्हाट आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन चारों में से मतलब 3 देंगे वो और एक दूसरा कुछ दे देंगे, तो आपको फिर ये याद रखना है कि यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली मिलना चाहिए, साइड इफेक्ट्स नहीं होनी चाहिए, और सेक्सुअल इंटरफेरेंस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा हो जाएगा, मे बी कोइंसिडेंस है ये, बट नो, वो बुक मैं रेफर नहीं करती हूँ, बाटला वाला बुक। ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड। इतना क्लियर है यहाँ तक हमने क्या क्या देखा? टिल हियर हमने गवर्नमेंट के 2 प्रोग्राम देखे, फैमिली प्लानिंग वाला प्रोग्राम देखा, फिर हमने देखा आरसीएच वाला प्रोग्राम, फिर हमने अभी सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि क्या क्या मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन की, इतना देखा है हमने। पीछे वाली स्लाइड दिखा दो, ये वाला? नो मैम, जो भी आप दिखा रहे थे। हाँ ये वाला, यस यस। तो यही पे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द नेचुरल मेथड। अब नेचुरल में ही नेचर है, मतलब ऐसा कुछ भी जिससे हम आर्टिफिशियल चीजें या आर्टिफिशियल हार्मोन या कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज ना करें। अच्छा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कैन वी डू दैट? तो उसके भी 4 ऐसे मेथड्स है जो नेचुरली हम एज अ कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं, जैसे कि सेफ पीरियड, एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, मैं जानती हूँ, इसको याद रखना। इसके टाइप्स हैं या फिर मतलब इसके लिए वर्ड्स यूज करे गए हैं? टाइप्स है कि नेचुरल मेथड्स के 4 टाइप्स है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगी आपको, एक एक जब मैं पढ़ाऊंगी ना आपको, तो मैं आपको वहां पे लिखते जाऊंगी, आई राइट, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है आपको इतना इसीलिए समझ में नहीं आता है, तो जब मैं लिखूंगी तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आई विल राइट दैट फॉर यू, देन यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं कि हमने अब देखते हैं, लेट्स सी कि टेम्पररी मेथड देखा है, वी हैव ओवरऑल सीन। एक तो टेम्पररी मेथड है और दूसरा है परमानेंट वाला। ठीक है, ये 2 चीजें हम देखने वाले ओवरऑल। टेम्पररी से शुरुआत करें तो टेम्पररी में भी हम पहला देखेंगे नेचुरल में। नेचुरल मेथड कौन सा है? तो नेचुरल मेथड के टाइप्स है, जैसे हमने यहाँ पे देखा नेचुरल मेथड में आप क्या कर सकते हो, विड्रॉल या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, या यहाँ पे कोइटस इंटरप्टस या लैक्टेशनल एमेनोरिया। ऐसे 4 इसके टाइप्स है, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अब समझे? यस, आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन नाउ। ठीक है, अब विड्रॉल जो होता है या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस जो होता है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। क्या होता क्या है इसमें, इसको मैं फिर से डिटेल में बताऊंगी। सो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब होता है ऐसा पीरियड जनरली जहां पे people will avoid having the intercourse during the fertile period. अब इसका आंसर मुझे आप लोग दोगे। Can anybody tell me कि ovulation कब होता है? What is the day of ovulation? 14 से 19 डे के बीच हो सकता है। ओके, fertile period किसको कहेंगे हम? अगर मैं मानती हूँ 1 to 14 एंड ये 20। मैम 14 to 19 days। Okay, but I'll say somewhere between 10th to 17th day.
सुनो, अब ऐसा नहीं होगा फ्रॉम द 10th डे ऑफ योर साइकिल टिल द 17th डे ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस, ऐसा क्यों होगा पता है? आपने ये याद किया होगा, ओवरी से जब एग निकला, ठीक है, वो कब निकला? 14th को निकला, दैट वाज योर ओवुलेशन। यहाँ पे निकला है ना, ओवुलेशन कब हुआ? 14th को हुआ। बट आपको अभी रिकॉल करना है जो हमने स्पर्म प्रोड्यूस किए थे। लेट्स अज्यूम अगर यहाँ पे 9th या 10th डे पे अगर यहाँ पे इंटरकोर्स हो गया, सपोज देयर इज अ स्पर्म इंजेक्टेड इन द यूट्रस, और स्पर्म की वेबिलिटी कितनी है? 5 से 6 दिन तक स्पर्म यूट्रस में जिंदा रह सकता है, करेक्ट? तो ये Yes. पॉसिबल है कि 14th डे पे जब हमारा एग निकलेगा ना, तो स्पर्म तो ऑलरेडी है ही यूट्रस में, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेबी, है ना, करेक्ट? तो इसलिए, और एग भी क्या है ना, जनरली एग 24 to 36 आवर्स तक ही अलाइव होता है, 14 to 15th डे मान लो। बट कभी कभी किसी किसी की साइकिल अभी 28 डेज है, इसलिए हम 14 को ओवुलेशन पकड़ते हैं। किसी की साइकिल 30 की होती है, कोई कोई लोगों में 35 डेज का भी साइकिल पाया गया है, वेरी रेयर बट होता है। उनके लिए फिर 15th and 16th डे ओवुलेशन हो जाएगा फिर, है ना? तो हाफ, हमको हमेशा हर साइकिल का हाफ करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द ओवुलेशन। तो इसके वजह से हमने 17 तक रखा है, ताकि अगर किसी की साइकिल बड़ी है तो 15-16 को भी ओवुलेशन हो सकता है। एंड तब अगर एग अलाइव है एंड इंटरकोर्स हुआ, तो इसी को हम क्या कहते हैं? फर्टाइल पीरियड। ये बात क्लियर? तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मीन्स ऐसा कुछ जो चीज ना करना। कौन से पीरियड में? 10 to 17th वाले पीरियड में हम सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे। तो सेफ पीरियड क्या हो गया? लेट्स से 18th to 28th डे हो जाएगा आपका सेफ पीरियड, करेक्ट? सो इस दौरान अगर इंटरकोर्स होता भी है तो एक, पहली बात तो एग वहां पे डिजेनरेट हो चुका है, तो स्पर्म का क्या ही काम? अब स्पर्म किसको फर्टिलाइज करेगा? नहीं कर पाएगा। सो दैट इज अ पीरियड वेयर इट कैन बी सेफली डन। साधना बेटा, कौन सा वाला पॉइंट आपको बताना है बेटा? मैम फर्स्ट पॉइंट। हाँ, पीरियोडिक। मैम तो स्टार्टिंग के जो 14 डेज होते हैं वो भी तो वैसे होते हैं ना, जिसमें मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। हाँ, यस, फ्रॉम 6th to 10th यहाँ पे भी हम कंसिडर कर सकते हैं, 6th डे से 10th डे भी। बट यहाँ पे ना कभी कभी, अब कुछ कुछ लोगों को ऐसा जरूरी नहीं है कि 28 to 28 ही चले। अगर गलती से ऐसा हो गया कि मे बी इस महीने बहुत एक्सरसाइज हो गया है, या स्ट्रेस हो गया, या हार्मोनल चेंजेस हो गए, एंड 28 के जगह 25th साइकिल हो गई, तो ये ओवुलेशन शिफ्ट हो जाएगा 12वें दिन पे। एंड अगर यहाँ पे हो गया होगा इंटरकोर्स, तो वहां पे अभी भी 50% फर्टिलिटी के चांसेस रह जाते हैं। सेफ पीरियड में तो आएगा, बट मान लो बाय समहाउ अगर साइकिल हो जाता है ना, कभी कभी जरूरी नहीं कि हर महीने वो एक ही दिन पे है, समटाइम्स सम फीमेल में 1-2-3 दिन का ऊपर नीचे होना इज वेरी कॉमन। तो ऐसे में फिर ये 6th to 10th वाला पीरियड बिकम्स वेरी डिफिकल्ट नाउ। तो दैट इज व्हाई तो हम थोड़ा की कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, असम्पशन पे बेस है ना, तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि एग्जैक्ट होगा नहीं होगा। यस, 6 to 10th वाला थोड़ा रिस्की है, उसके बाद 18 to 28 इज नॉट सो मच रिस्की। क्लियर भावना? यस मैम। ओके, चले आगे। सेकेंड वाला मेथड, साधना बट आपको क्लियर है? यस मैम। मतलब क्या कि जब फर्टाइल पीरियड होता है फीमेल का 10 to 17, उसको उन दिनों को छोड़ के हम दूसरे दिन पे इंटरकोर्स सेफ मान सकते हैं, दैट इज व्हाट। अच्छा हाँ, साधना मैं फिर से वही बता रही हूँ कि फर्टाइल पीरियड, ये जो फर्टाइल पीरियड है फ्रॉम द डे 10 to day 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन 7 दिनों को हम छोड़ना है, मतलब उन 7 दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स शुड नॉट हैपन। 18 to 28 इज सेफ पीरियड। अब समझ में आया? शैल आई रिपीट और इट इज क्लियर? साधना, आपको अगर No, ma'am. मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर नहीं है तो ये समझ में दिक्कत आएगा। आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर है? हाँ, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर क्लियर है तो 10 to 17 जो है वो फर्टाइल पीरियड होता है, तब क्या है? इंटरकोर्स वुड लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ बेबी। ओके, अब सेकेंड वाला मेथड क्या है हमारा?
सेकेंड मेथड कहता है मैम विड्रॉवल। 18 to 28 डेज में मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं 18 होगी to क्या? 28 नहीं, 18 to 28 नहीं बेटा, 18 to, अच्छा आप ये सेफ वाला बोल रहे हो फर्टाइल वाला बोल रहे मैम ये सेफ पीरियड में मैम मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा फिर? हो? नहीं नहीं होगा, बिकॉज एग जो है वो डीजेनरेट हो चुका है, एग वहां पे जिंदा नहीं है। ओके मैम। हाँ यस, आपने आंसर में कर लिया होगा, करेक्ट। ओके, सेकेंड मेथड पे चलते हैं। सेकेंड मेथड क्या कहता है? इट इज अबाउट विड्रॉवल, और इसी को हम कहते हैं कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इज नथिंग बट अगेन नोन एज इंटरकोर्स ओनली। इंटरप्टस मतलब इसको हम क्या करने हैं? मैम फिर ये जो Interfere सेफ कर रहे। पीरियड है, इस सेफ पीरियड में फिर मतलब कि बेबी के कंसीव के चांसेस कम होंगे या फिर बेबी कंसीव ही नहीं होगा? चांसेस कम होंगे, क्योंकि नेचुरल मेथड जो है इनकी 100% श्योरिटी नहीं है। कोई भी नेचुरल मेथड का 100% श्योरिटी नहीं है। सो आई कुड से कि यहाँ पे रिस्क थोड़ा हाई है। यू कैन से दिस इज अ हाई रिस्क एंड दिस इज अ लो रिस्क। बट मैम ऐसा हम जैसे कि इस स्टेज में तो हमारा जो ओवा एग होता है वो डीजेनरेट हो जाता है, तो फिर तो स्पर्म आएगा भी, तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। करेक्ट नहीं होना चाहिए, बट रेयर केसेस में अगर मैं बोल रही हूँ, अगर किसी की साइकिल आगे चली गई बाय मिस्टेकली ड्यू टू सम रीजन, अब जनरली 28 को होना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, फाइन, बट बाय समहाउ रीजन 32 को हो गया, तो उसके वजह से इसका मतलब आपका ओवुलेशन यहाँ पे मान लो 16 या 17 को हुआ होगा, तो इमिडिएटली अगर 18-19 को करते हो तो अगेन और रिस्क बन जाता है कि भाई मे बी एग अभी तक जिंदा है शायद, तो इट्स लिटिल बिट रिस्की। मतलब कंपेयर टू 6 to 8 कंपैरिजन किया तो लो रिस्क है, बट नेचुरल मेथड्स में अगर आप कंपेयर करोगे तो नेचुरल मेथड 100% श्योरिटी नहीं देता है। कभी ना कहीं 5% लेट्स अज्यूम 5% चांसेस रह जाते हैं कि यू मे स्टिल गेट फर्टिलाइज्ड, क्योंकि क्या है ना, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी, योर बॉडी, आपका बॉडी कब किस चीज से रिएक्ट करे पता नहीं है, क्योंकि फिजिक्स नहीं है कि आपने पेंडुलम हिलाया तो वापस उसी जगह पे आएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कभी कभी आपके प्रोसेस में गड़बड़ हो, बिकॉज इट्स अ बॉडी, इट्स अ लाइफ, थिंग्स में चेंज, कभी कभी कुछ ना कुछ, हर चीज का एक्सेप्शन आ ही जाता है। तो इवन दो 18 to 28 इज सेफ, अगर साइकिल ऊपर नीचे हो रही है तो ये फिर से आपको रिस्क में डाल सकता है। इसके लिए ना बहुत ही मतलब फीमेल जनरली आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही बारीकी से ट्रैक करना पड़ता है। पिछले से 6 महीने से अगर आप ट्रैक करते आ रहे हो कि सही से हो रहा है क्या, सही से हो रहा है क्या, देन यू कैन टेक अ रिस्क, वरना ऐसी हवे में चांस लेना इज नॉट अलाउड या फिर नॉट एंटरटेन, यू कैन से। चलो दूसरा वाला मेथड करें, विड्रॉवल वाला। यस मैम। ओके, अब विड्रॉवल या कोइटस इंटरप्टस का मतलब क्या होता है कि जनरली व्हेनेवर अ मेल, दिस इज जनरली क्या कहते हैं, एप्लीकेबल टू मेल, फीमेल के लिए ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। इसमें क्या हो जाता है, व्हेनेवर अ पर्सन, अ मेल इज एबल अबाउट टू इजैकुलेट, जब भी वो इजैकुलेट करना होता है उसी के 1 सेकेंड पहले वो पुल बैक कर जाते हैं। पुल बैक कर जाते हैं मतलब निकाल देते हैं, ड्यू टू विच अब स्पर्म को हम यूट्रस में नहीं डालेंगे, मतलब दिस इज जस्ट पुलिंग बैक बिफोर इजैकुलेशन। अब आप पूछोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो यस ये पॉसिबल है, मेल जनरली कैन नो। अब मेल मतलब आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा याद कीजिए, द टेस्टिस का डायग्राम याद कीजिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर वहां से स्पर्मेटोजेनेसिस होने के बाद यूरेथ्रा में आता है थ्रू द वासा डिफरेंस, याद आ रहा है थोड़ा बहुत चीजें। तो जब यूरेथ्रा में आता है ना, सपोज दिस इज द यूरेथ्रा फ्रॉम द टेस्टिस, तो टेस्टिस से जब यूरेथ्रा में सीमेन या स्पर्म आएगा तब मेल को पता चलता है, इट्स अ मोशन राइट, जैसे यूरिन आपको आता है तो यूरिन को पता चल जाता है कि अभी मुझे यूरिन आ रहा है तो आई हैव टू डू द यूरिनेशन, वैसे ही मेल कैन गेट टू नो कि अब मैं इजैकुलेट करने वाला हूँ। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू कि जैसे ही उनको पता चलता है इमीडिएटली दे विल पुल बैक, गेटिंग, दैट इज कॉल्ड विड्रॉवल। एक बार रिपीट करना। विड्रॉवल और कोइटस इंटरप्शन मतलब क्या, व्हेन देयर इज अ इंटरकोर्स गोइंग ऑन, मतलब ऑनगोइंग होता है, ऑनगोइंग
ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट यू आर गोइंग टू डू, मेल को जनरली पता चल जाता है कि जैसे ही सीमेन, सीमेन मतलब वो फ्लूइड जिसके अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है, तो जैसे ही सीमेन टेस्टिस से यूरेथ्रा में आने लगता है तो दे विल पुल बैक, मतलब बाहर निकाल देंगे फ्रॉम द यूट्रस, द पेनिस वुड बी रिमूव्ड आउट ऑफ द यूट्रस सो दैट अब सीमन हम यूट्रस के अंदर नहीं डालेंगे। ओके, समझे नहीं समझे? समझ देखो समझ गए। यू कैन रीड एनीथिंग विच इज नॉट अंडरस्टूड। ओके, तो अगेन इसके भी चांसेस फिर से ऐसा है कि थोड़ा बहुत रिस्क रह जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, जनरली ड्यूरिंग हैविंग इंटरकोर्स एक फ्लूइड, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड आपने पढ़ा होगा, अगेन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने लुब्रिकेटिंग फ्लूइड पढ़ा होगा। तो जैसे बल्ब ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है वो, तो कभी कभी क्या होता है ना बच्चा, कुछ कुछ स्पर्म का अमाउंट उस फ्लूइड में आ सकता है, तो अगेन देयर इज अ 10% चांसेस कि अगर आप निकाल भी दोगे ना, म्यूट योरसेल्फ, डिस्टर्ब हो रहा है, म्यूट करो जो भी है अभी। शिवा शिवा म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। Ejaculation means process of removal of मतलब removal नहीं, process of coming out of the sperm from the penis is called ejaculation. जैसे ही reproduction में, intercourse में what happens after 15 minutes or let's say after 20 minutes what happens, a person or a man जैसे ही sperm बन जाता है and man will start ejaculating, मतलब बाहर निकालना, in simple words बाहर निकालना। तो जैसे यूरी हम बाहर निकालते हैं यूरिनेशन कहते हैं, स्पर्म को बाहर निकालने के लिए इजैकुलेशन कहेंगे। हाँ, तो जनरली व्हाट मेल कैन डू, दे कैन रिमूव ऑफ, पीछे हट सकते हैं या निकल सकते हैं बाहर, ताकि हम सीमेन को यूट्रस में ना डालें। दैट इज व्हाट द विड्रॉवल या कोइटस इंटरप्टस सेज। ठीक है, अगेन इसके क्या ड्रॉबैक है, मैंने अभी क्या, लुब्रिकेटिंग जो होता है फ्लूइड, हमने ये देखा ना कि सीमेन जो होता है, सीमेन में लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होगा, स्पर्म होगा, फिर स्पर्म को थोड़ा सा नरिश करने के लिए फ्रुक्टोज वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीजें कभी कभी इंटरकोर्स के दौरान निकाल भी लिया तो भी अगर एक ड्रॉप भी गलती से गिर गया ना, तो देयर इज स्टिल चांसेस कि फर्टिलाइजेशन हो। तो अगेन इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक आ सकता है। फिर तीसरी चीज है हमारे नेचुरल मेथड में, दैट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब आप लोग मुझे बताओगे मेंस्ट्रुएशन ऐसा कौन सा पीरियड में नहीं होगा, थोड़ा सा सोचो, पिछले चैप्टर के बारे में सोचो, विच इज द पीरियड व्हेन वुमेन विल नॉट हैव मेंस्ट्रुएशन। एक्चुअली आंसर आपके सामने है, कैन यू टेल मी? मैम प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर जब ओव्यूलेशन ही ना हो। ओके, हार्मोनल प्रेगनेंसी लेवल एक सही बात होगी, ठीक है, प्रेगनेंसी तो सही बात होगी, बट उसके अलावा भी लैक्टेशन के दरमियान, मतलब लैक्टेशन, यू रिमेम्बर लैक्टेशन का क्या मतलब है? मिल्क प्रोड्यूस करना, बेबी को मिल्क पिलाना। सो जनरली ऐसा अज्यूम किया जाता है कि आफ्टर द डिलीवरी टिल पार्चुरेशन, पार्चुरेशन नहीं, लैक्टेशन बेटा, पार्चुरेशन इज नथिंग बट योर डिलीवरी, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग ऑफ द बेबी इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद क्या हो जाएगा, मदर्स विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द मिल्क। तो जब तक माँ दूध पिलाती होती है, शी इज कॉल्ड एज लैक्टेटिंग मदर, या लैक्टेशन में है ऐसा कहते हैं मदर्स को, मतलब वो प्रोड्यूस कर रही है ना, दूध प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लैक्टेशन। नहीं शैली, फर्टिलाइजेशन पीरियड नहीं कहेंगे हम। मैम ये समझ नहीं आया ये वाला। सुनो सुनो, अभी मैंने पूरा बताया नहीं है, सुनो रुको। अब लैक्टेशन मतलब क्या, आफ्टर द डिलीवरी, मतलब पार्ट्यूरेशन से लेके डिलीवरी तक का जो समय है, मान लो 6 मंथ तक, कुछ कुछ लोग जो है 6 मंथ तक पिलाते हैं, कुछ कुछ लोग 1 ईयर तक दूध पिलाते हैं। सिंपल भाषा में जो माताएं अपने बच्चे को दूध पिलाती है उनको हम कहते हैं लैक्टेटिंग मदर्स। इतना क्लियर, लैक्टेशन का मतलब क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। लिखती हूं मैं, मदर्स फीडिंग द बेबी। ओके, फीडिंग क्या फीडिंग, अब ये मत पूछना, ऑब्वियसली मिल्क फीडिंग करते हैं, ठीक है ना? अच्छा, तो
अब ऐसे वाले मदर्स को हम क्या कहते हैं, लैक्टेटिंग मदर, और उस प्रक्रिया को कहेंगे हम लैक्टेशन। अब और एक खूबसूरत बात क्या है पता है, कि इस दौरान बिकॉज आपकी बॉडी में, कैन एनीवन टेल मी विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन? अब ये 11th प्रोलैक्टिन एंजाइम जो होता है वही तो लैक्टेशन कराता है। वेरी गुड अलीशा, वेरी करेक्ट। प्रोलैक्टिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन फॉर लैक्टेशन, सही बात। इसके वजह से क्या हो जाता है, आपके बॉडी में मेंस्ट्रुएशन जनरली नहीं होगा, नो मेंस्ट्रुएशन बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन, क्योंकि बॉडी में प्रोलैक्टिन ज्यादा है, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है, ये हार्मोन्स के लेवल मदर बेबीज को फीड करते हैं तो उन्हें मेंस्ट्रुएशन नहीं होता? इनिशियल 6 मंथ्स तो बिल्कुल नहीं होता है, जनरली इनिशियल 6 मंथ्स, मैंने कहा ना डिलीवरी से लेके 6 मंथ्स तक नहीं होता है, दे विल नॉट हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल। वही तो बता रही हूँ, रीजन ये है क्योंकि उनके अंदर प्रोलैक्टिन का हार्मोन का ज्यादा लेवल होता है, प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल ज्यादा होता है। अब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का याद करना पड़ेगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल जब तक ज्यादा है तब तक एंडोमेट्रियम लाइनिंग कटेगी नहीं, है ना। तो बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, ये हार्मोन का प्रेजेंस होने की वजह से तब अभी तक मेंस्ट्रुएशन शुरू नहीं होता है। बट अब इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, दिस पीरियड इज कॉल्ड लैक्टेशनल पीरियड या लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया मतलब नो ब्लीडिंग, नो मेंस्ट्रुएशन, कब, लैक्टेशन के दौरान। तो अब इसका समझ रहे हो, अर्थ समझ रहे हो, लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया मतलब नो ब्लीडिंग, कब नो ब्लीडिंग, लैक्टेशन के दरमियान, जब मदर दूध पिलाती होती है तब ब्लीडिंग नहीं होती है या तब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। इतना क्लियर? यस मैम। यस मानसी, एब्सोल्युटली। डिलीवरी के इमीडिएटली बाद लैक्टेशन स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, अगर इस दरमियान नाउ अगर इंटरकोर्स यहाँ पे हो फ्रॉम 0 to 6 months, इफ देयर इज इंटरकोर्स, अगेन देयर आर लिटिल चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। क्यों? बिकॉज मेंस्ट्रुएशन ही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि व्हेन यू हैव डिलीवर्ड एंड अगर 6 months तक इफ देयर इज इंटरकोर्स, बिकॉज यू डोंट हैव मेंस्ट्रुएशन, तो वहां पे प्रेगनेंसी के चांसेस अगेन कम हो जाते हैं। दैट इज व्हाट लैक्टेशनल एमेनोरिया सेज। समझ में आ रहा है? हमने क्या क्या देखा नेचुरल मेथड में, हमने क्या क्या देखा, थोड़ा सा रिवाइज करें, रिवाइज करें। एक बार करा वो लैक्टेशन एमोनिया, वो नोट भी नहीं करा और फिर रीड भी नहीं करा। हाँ ले लो, ये देखो, देखो मैंने दिखाया आपको स्लाइड कि यहाँ पे क्या है, ऐसा मेथड है जहां पे हम ओव्यूलेशन, मतलब यहाँ पे कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नहीं हो रही है बिकॉज आप लैक्टेशन पीरियड में हो। लैक्टेशन पीरियड में मतलब ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, मदर क्या कर रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, कंसेप्शन के चांसेस नील। कंसेप्शन मतलब का फर्टिलाइजेशन, कंसेप्शन का मतलब ही होता है फर्टिलाइजेशन। क्यों ऐसा? वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन प्रोलैक्टिन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये नंबर ऑफ हार्मोन हाई है, तभी मदर फिर से ओव्यूलेट नहीं कर पाती है, मेंस्ट्रुएशन नहीं कर पाती है। मैम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन मींस ड्यूरिंग पीरियड्स जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वो तो पॉसिबल नहीं होता ना? नहीं होता, वेरी ट्रू। तो मींस जब जो 6 month है लैक्टेशन पीरियड के, उसमें तो हमारी मेंस्ट्रुएशन ही नहीं हो रही, तो फर्टिलाइजेशन तो पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? मेंस्ट्रुएशन जब नहीं है तो पॉसिबल कैसे है? मेंस्ट्रुएशन होना चाहिए ना। जब मेंस्ट्रुएशन होगा इसका मतलब आप ओव्यूलेट करोगे, ओव्यूलेट करोगे मतलब आप एग रिलीज करोगे। आपका डाउट क्या है एग्जैक्टली? आप ये समझो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन, क्योंकि ओव्यूलेशन ये चीज होगा, ओव्यूलेशन होगा तभी तो एग निकलेगा एंड तभी तो हम आगे फर्टिलाइज कर पाएंगे। बट बोलो मैम, तो जब तक लैक्टेशन होता रहेगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा? हाँ, चांसेस कम है क्योंकि तब तक साइकिल जो है वो नहीं चलेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी। तो कहीं कहीं 1 year 2 year तक भी होता है। एस्ट्रोजन ही नहीं हाँ, होता निकलेगा है, तो पुराने ओव्यूलेशन जमाने ही में 2 साल तक नहीं होता था लोग। करेक्ट करेक्ट, होता है। मैम फिर 1 year 2 year तक अगर लैक्टेशन होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा? चांसेस कम होते हैं, वेरी लेस चांसेस। बट ये अगर 6 months तक तो नहीं ही होगा,
उसके बाद ऐसा हो सकता है बाय मिस्टेक, अगर किसी ओवरी ने मैच्योर करके फॉलिकल बना दिया ना, एग बाय मिस्टेक ले बता रही हूँ, अगर एक 5% के चांसेस पे तो हो सकता है, क्योंकि 6 मंथ्स तक तो रिगरसली बिल्कुल भी नहीं, चांसेस तो बहुत ही निल है। उसके बाद बॉडी में फिर से धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। मतलब ये कैसा होता है ना, जैसे बच्चा बड़ा होते जाएगा, 6 महीने के होने के बाद 1 साल तक होने जाएगा, तो वो कभी कभी माँ का दूध थोड़ा कम करके थोड़ा ऊपर का थोड़ा सा दूध पीने लग जाएगा, या थोड़ा सा गंजी पी लिया, या थोड़ा सा दाल का पानी पी लिया, या ऊपर का थोड़ा थोड़ा सॉलिड फूड खाने लग जाता है। उसके वजह से क्या हो जाएगा, मदर्स का मिल्क जो है 1 टाइम का 2 टाइम का कम होने लग जाएगा। तो इसका असर कहीं ना कहीं फिर मदर्स के रिप्रोडक्टिव साइकिल पे पड़ेगा। मतलब ये कनेक्टेड है, ये चीजें जो है कनेक्टेड है। तो अगर ऐसा होता है कि भाई 1 साल तक मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है, बट सिर्फ 1 टाइम के लिए, सुबह या रात में, ऐसे सिर्फ 2 ही टाइम के लिए ब्रेस्ट फीड कर रही है, मतलब फीडिंग तो दे रही है मदर सिर्फ 1 टाइम के लिए, बट बाकी टाइम बच्चा जो है वो ऊपर का खाना जो हम घर में खाते हैं वो खा रहा है। बट इस दौरान ऐसा हो सकता है कि हार्मोन प्रोलैक्टिन डिक्रीज हो जाए, क्योंकि बच्चे की उतनी जरूरत है नहीं, उतना बच्चा सक नहीं कर रहा है। तो नेचुरली अगर ये हार्मोन गिर जाएगा तो कहीं ना कहीं ओवरी फिर से मैच्योर होने लग जाएगी। तो 6 मंथ्स के बाद इसके चांसेस फिर बढ़ जाते हैं फर्टिलाइजेशन के। हाँ, जो अप्रोक्स माना गया है ना, वो 6 मंथ ही माना गया है कि 6 मंथ तक प्रेगनेंसी के चांसेस लो हो जाते हैं। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे चेंज हो जाता है। 6 मंथ में ज्यादा हार्मोनल लेवल, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन ज्यादा रहता है। ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। बाकी तो फिर सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो बहुत हाँ, वेरी कर ये जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, हर एक की बॉडी अलग, हर एक का नेचर अलग। देखो मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ, हमने नेचुरल मेथड्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ा है, ठीक है। उसमें हमने पहला मेथड कौन सा देखा, हु विल टेल मी, फर्स्ट मेथड कौन सा देखा? विथड्रॉल। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस देखा हमने। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। हाँ, तो उसमें हमने क्या देखा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में हमने क्या देखा कि जो 10th to 17th डे है ये नॉट सेफ है फॉर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद 18 to 28 आर कंसिडर सेफ, ठीक है, शॉर्ट में उसको ऐसे लिख देते हैं हम। फिर दूसरा हमने क्या देखा, विड्रॉवल, या हमने क्या देखा, कोइटस इंटरप्टस देखा। इसमें हम क्या करते हैं, पुल बैक कर जाते हैं बिफोर इजैकुलेशन, मतलब स्पर्म को बाहर निकालने से पहले ही हम पेनिस को यूट्रस से बाहर निकाल देंगे। मतलब इंटरप्टस कर रहे हैं ना, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा था उसको आधे भी बीच में काट दे रहे, तो वी आर रिमूविंग इट इन बिटवीन। पता चल जाता है वो, हाउ इट इज, द मेल विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दैट, पता चलता है उनको वो। फिर हमने तीसरा क्या देखा, लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि जब मदर फीड करती रहती है दैट टाइम नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो अगेन ये क्या हो जाता है, सेफ पीरियड हो जाता है फॉर इंटरकोर्स। यस मैम विड्रॉल वाला दोबारा बता दीजिए। हाँ, विड्रॉल मेथड में व्हाट विल हैपन, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, पेनिस में यूरेथ्रा, अब टेस्टिस, जो यहाँ पे टेस्टिस होती है, टेस्टिस में स्पर्म बनता है, करेक्ट। तो टेस्टिस में जनरली जब स्पर्म बन के ऐसे ट्रैवल करेगा ना, टेस्टिस से वासा डिफरेंस में आएगा, वासा डिफरेंस से फिर यूरेथ्रा में आएगा, तो ऐसे ट्रैवल करेगा, करेक्ट। तो जैसे ही यूरेथ्रा में आता है, थोड़ा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सामने लाओ, आंखों के सामने, एनसीईआरटी वाला टेक्स्ट बुक अगर है तो निकाल के देखो, योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो वहां पे जब यूरेथ्रा में आता है, तो ड्यूरिंग द इंटरकोर्स मेल विल गेट टू नो कि अब मैं इजैकुलेट करने वाला हूं। जैसे यूरिनेशन, सिंपल, जैसे मुझे पता चलता है कि अब मुझे यूरिन आ रहा है, वैसे ही अबाउट इजैकुलेशन मेल्स जनरली गेट टू नो दैट। फिर वो क्या कर जाते हैं, जैसे ही वो बाहर यूरेथ्रा के बाहर आने ही वाला होता है कि वो निकाल देंगे द यूट्रस, यूट्रस से हम पेनिस को बाहर निकाल देते, द मेल विल रिमूव इट आउट, या पुल बैक कर देते हैं, निकाल देना बाहर, सिंपली इन द सिंपल वर्ड्स। तो मैम ये एक टाइम के बाद आके लैक्टेशन जो हो रहा है ये बंद हो जाएगा कब, मतलब एक पॉइंट पे आके ये बंद हो जाएगा लैक्टेशन, जब बेबी फीड ऊपर का खून? जैसे जैसे बेबी विल स्टार्ट ईटिंग द अदर फूड, मतलब गवर्नमेंट तो सजेस्ट कर दे कि 6 मंथ तक टोटल
मदर्स मिल्क ही देना। उसके बाद धीरे धीरे हम ऊपर का दूध या थोड़ा बहुत जो भी लिक्विड फूड है, जूस वगैरह दे सकते हैं। तो जैसे जैसे ही बच्चा दूसरे फूड पर डिपेंड करता है ना, वैसे वैसे धीरे धीरे वो फीडिंग लेना कम कर देता है ऑटोमेटिकली। इट्स अ नेचर नाउ हैपेंस। क्या बोल रही है? पीरियड 6 मंथ से कम का हो तो कैसे होगा यार, माँ का तो दूध हमेशा आता ही रहता है, 6 मंथ के नीचे कैसे आएगा? अब क्या, अब के जमाने में आजकल लड़कियों का हेल्थ के वजह से या वुमेन के हेल्थ की वजह से अगर दूध ही नहीं आ रहा है आफ्टर द डिलीवरी, आफ्टर द पार्टुरेशन, इफ मिल्क इज नॉट बीन इनफ प्रोड्यूस्ड या इतना वो बच्चे को सफिशिएंट नहीं हो रहा है, तो फिर अभी वो मिल्क पाउडर मिलता है ना, रेडीमेड मिलता है, मिल्क फॉर्मूला मिल्क कहते हैं जिसको, तो फॉर्मूला मिल्क बेबी के लिए यूज करते हैं। बट इन दैट केस फिर मदर का रिप्रोडक्टिव साइकिल में स्टार्ट सूनर देन 6 मंथ के पहले ही वो सून कर सकती है, रिज्यूम कर सकती है, क्योंकि अगर मिल्क ही ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हुआ तो ये सारे हार्मोन घटने लग जाएंगे ना, तो शी कैन स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग सून देन, हो सकता है। यस, क्लियर? मैम वो जो मिल्क होता है वो काउ मिल्क होता है या कोई और सा मिल्क होता है? नहीं नहीं, वो पाउडर मिल्क बनाया होता है कंपनीज में, जिसमें जो ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मूला होता है, जिसमें कैल्शियम मतलब जो भी मिनरल आयंस होती है, फैट्स होती है, प्रोटीन्स होती है, वो आर्टिफिशियली बना के पाउडर फॉर्म में बेचा जाता है, मार्केटाइज करता है। चलिए, क्या बोल रहे हो? लैक्टेशन एमोरिया बोल रहे हो? शैली, लैक्टेशनल एमोरिया अभी तो बताया मैंने कि जब तक मदर इज फीडिंग द बेबी तब तक उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, एंड तब इंटरकोर्स जो है वो सेफ माना जाएगा। यही चीज है। और क्या नहीं समझे आप? बताओ। मैम ये जो इंटरकोर्स होता है क्या ये हमारे हेल्थ को नहीं अफेक्ट करता? नो बेटा पलक, इंटरकोर्स इज अ प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बच्चे की, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग बेबी इन शॉर्ट वर्ड्स। हाउ इट कैन बी हेल्प hazardous फॉर यू? नहीं ना, इट इज नॉट hazardous। हाँ, चला गया। किसका? शैली का कमेंट यही वाला ना शैली, कि lactation menstruation can't be occur and rarely chances of fertilization. Yes, true शैली, ये तो सही बात है। नहीं प्रियांशी, गुड क्वेश्चन, दैट इज गुड क्वेश्चन कि लेट्स अज्यूम सपोज ऐसा हो गया कि 6 महीने के बाद, ठीक है, लेट्स अज्यूम 6 महीने के बाद अगर वुमन स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग, तभी भी मिल्क बनता रहेगा, क्योंकि मिल्क का बनना बच्चे के नीड के ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक बच्चा, अब यू हैव स्टडीड मेमोरी ग्लैंड, याद है मेमोरी ग्लैंड आपने स्टडी किया है पिछले चैप्टर में। तो जब बच्चा सक करता है ना निपल से मिल्क, वो सकिंग प्रोसेस जो है वो ट्रिगर करता है मदर के ब्रेन को कि आपको और भी मिल्क बनाना है। तो भले ही मेंस्ट्रुएशन कभी कभी स्टार्ट भी हो जाता है, हर एक की बॉडी अलग है, कभी कभी 6 महीने में या 8 महीने में अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी हो गया फीमेल का, तभी भी वो स्टिल दूध प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि बच्चे का नीड है। बच्चा जब भी सक करेगा तब दूध डेफिनेटली बनेगा। क्लियर? शैली समझे आप भी? हाँ, नहीं पीते तो धीरे धीरे फिर वो ड्राई अप हो जाते हैं ग्लैंड्स जो है, मेमोरी ग्लैंड्स, धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद वो ड्राई अप हो जाएंगे। एंड उसने अगर बच्चे ने पूरा ही छोड़ दिया पीना, तो आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू मंथ्स, मेमोरी ग्लैंड विल ड्राई अप एंड नो मिल्क नाउ, हो गया खत्म। ओके मैम, अब आगे करा दो, हो गया ये टॉपिक तो। हाँ, ये बहुत हो गया, अभी नेचुरल मेथड पे आप अटके 1 घंटे से। चलो आगे चलते केमिकल मेथड्स के लिए। व्हाट डज केमिकल मेथड्स इंक्लूड? केमिकल मेथड मतलब ऐसे कुछ केमिकल्स का यूज, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, पोटेशियम आयंस, कॉपर आयंस, ऐसे केमिकल्स का यूज करके हम क्या करेंगे, कुछ फोम्स, जेलीज, क्रीम्स या पेस्ट को बनाएंगे, जो अगर हम बिफोर द इंटरकोर्स वजाइना में इंट्रोड्यूस करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, वो स्पर्म को ब्लॉक करेगा। अब ये कैसे होता है? जनरली दिस मेथड इंक्लूड्स क्या, कि ऐसे केमिकल्स का यूज करना जिसके प्रेजेंस की वजह से अगर स्पर्म अंदर आता है, ऐसे केमिकल्स का यूज करना इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, सोप करके यूज कर सकते हो, या क्रीम के फॉर्म में यूज कर सकते हो, या पेस्ट के फॉर्म में यूज कर सकते हो। और ये लगाना कहाँ होता है? नियर बाय वजाइना की लाइनिंग पे। क्या हो जाएगा,
ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा किसको, स्पर्म को। अब ब्लॉक करने का इसका मतलब ये नहीं कि बाहर फेंकेगा, ऐसा नहीं है, स्पर्म को उधर ही मार देगा, इट विल स्टार्ट किलिंग द स्पर्म। समझ रहे हो, ब्लॉकिंग मीन्स व्हाट, आप स्पर्म का अंदर जाने के लिए, यूट्रस में फैलोपियन ट्यूब में जाने के लिए रोक रहे हो। मैम जो ये केमिकल मेथड है इसको मैम वजाइना के ऊपर फिर डॉक्टर लगाते हैं क्या? क्या क्या, फिर से बोलो। मैम जैसे ये केमिकल मेथड है, दिस इज नॉट अप्लाइड बाय डॉक्टर बेटा। जो फर्टाइल कपल होता है, जो कपल चाहता है कि वो ऐसा यूज करे कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, दैट फीमेल और दैट वुमन विल यूज दिस, नॉट डॉक्टर। मैम ये लास्ट लाइन एक बार बता दो, यहाँ पे लिखा है बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स दे अधर टू द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड decapitate the sperm by blocking oxygen intake। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन, अब हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, ये तो बात हमें पता है। स्पर्म भी तो एक सेल ही है, उसके भी अपनी मोटिलिटी, स्पर्म क्या करता है, मोटाइल होता है ना, ऐसे मस्त से स्विम करके एकदम से आराम से तैर के जाएगा। तैरने के लिए चाहिए उसको एनर्जी, एनर्जी के लिए चाहिए उसको ऑक्सीजन, क्योंकि तैरने के लिए एनर्जी एटीपी मिलेगी, एटीपी तो बनने के लिए ऑक्सीजन चाहिए भाई। तो हम ये क्रीम में क्या करते हैं, डीकैप्टेट करते हैं, मतलब उसको एनर्जी बनाने का अलाउ नहीं करेंगे, ऑक्सीजन ही प्रोवाइड नहीं करेंगे। वो कैसे, ये पेस्ट जो है ये अगर वजाइना के ओपनिंग के ऊपर अगर लगाया है एंड यहाँ पे अगर स्पर्म एंट्री कर रहा है ना, तो उसको लपेट लेता है, स्पर्म के सेल्स को ये पेस्ट या क्रीम जो है उसको लपेट लेगा। उससे क्या हो जाएगा, उससे स्पर्म मतलब सफोकेट हो रहा है, मान लो उसको हम ऑक्सीजन दे नहीं पा रहे, तो वही कहीं वही वो मर जाएंगे। कहाँ पे, इन द वजाइना और सर्विक्स में ही वो मर जाएंगे। समझ रहे हो, डिकैपिटेट का मतलब एंड ब्लॉकिंग ऑक्सीजन का इंटेक का मतलब समझ रहे हो। ठीक है, तो ये केमिकल मेथड था। फिर आता है आपका मैकेनिकल मेथड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ डिवाइसेस को यूज करते हैं जिसके वजह से, मतलब फिजिकली ऐसा डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट का यूज करना जो क्या करेगा, एग और स्पर्म को मेट होने नहीं देगा। तो मैकेनिकल बैरियर में क्या देखेंगे हम, ऐसा कुछ डिवाइस जो स्पर्म एंड ओवम को मेट करने नहीं देगा, नो मेटिंग, मतलब एक दूसरे के वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कैसे, बीच में आप दीवार बना दोगे, मान लो फिजिकली आप दीवार बना रहे। अब तक क्या कर रहे थे आप लोग, नेचुरल में हम स्पर्म को यूट्रस के अंदर डाल ही नहीं रहे थे। नेचुरल मेथड्स में हमने क्या देखा कि ऐसा कुछ सेफ पीरियड देखा कि जहां पे एग आ नहीं रहा है और स्पर्म और एग मिल नहीं रहे, वहां पे नेचुरल था, वहां पे ना कोई क्रीम यूज किया, ना कोई डिवाइस यूज किया, बस फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने ट्रैक करके वो 2-3 मेथड्स चला लिए। केमिकल में हमने क्या किया, कुछ सोप्स, क्रीम्स, पेस्ट या जेलीज जैसी चीजें यूज करी जिससे हम स्पर्म को क्या कर सकते हैं, जिंदा हम उसको मार सकते हैं। मान लो जिंदा हमने उसको दफना दिया है सर्विक्स में ही, वजाइना में ही। बट मैकेनिकल मेथड क्या है, जैसे हमने दीवार खड़ी कर दी हो मान लो, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए इन दोनों को भाई मिलाना ही नहीं है हमें, ऐसा होता है मैकेनिकल मेथड। हाँ मानसी, केमिकल मेथड आपको क्लियर नहीं बेटा, शैल आई रिपीट या क्लियर है? लेट मी नो। हाँ, तो मैकेनिकल मेथड में वी विल सी डिफरेंट एग्जांपल, जैसे कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, वॉल्ट्स, सर्वाइकल कैप्स। इसका ना मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, देखो जैसे ये वाला एक डिवाइस है, हार्मोनल रिंग्स है, डायफ्राम है। तो ये सारे डिवाइसेस के ये अलग है, ये इंजेक्शन और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एंड ये सब नहीं आएगा। देखो ये ट्रैकिंग जो है ये नेचुरल मेथड में आता है, पुलिंग आउट भी नेचुरल मेथड में आएगा। ये ओवरऑल डायग्राम है, सारे चीजों का मिक्स है ये, बस ये आएगा आपका डिवाइस में आएगा इंट्रायूटेरिन डिवाइस, हार्मोनल रिंग, डायफ्राम एंड कॉन्डम, ये आएगा आपके फिजिकल डिवाइसेस में। ठीक है, तो लेट्स गो बैक। तो ये सारे डिवाइसेस एग्जैक्टली करती क्या है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, इट इज अ रबर लाइक स्ट्रक्चर एंड जनरली हु वेयर्स इट, मेड बाय द मेल। बट बच्चा पता है आपको फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं विच इज इंसर्टेड इन द वजाइना। जो क्या होता है वजाइना में, उसको अगेन रबर लाइक और कप लाइक शेप स्ट्रक्चर छोटा सा होगा जो वजाइना में इंसर्ट करोगे एंड इंटरकोर्स के दौरान क्या हो जाएगा, जो भी सीमन है वो उसी के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। मतलब वो यूट्रस तक हम उसको पहुंचा नहीं रहे हैं, सर्विक्स तक या वजाइना तक उसको हम पहुंचाएंगे नहीं,
अंदर के अंदर जैसे प्लास्टिक थैले में हम उसको कलेक्ट करके देन यू कैन रिमूव आफ्टर द इंटरकोर्स. दैट इज व्हाट द कॉन्डम डज. मेल हो या फीमेल हो, नाउअडेज फीमेल्स के लिए भी ये अवेलेबल है. ओके, डायफ्राम क्या है? डायफ्राम, वॉल्ट्स एंड सर्वाइकल कैप, ये अलग अलग तरीके हैं जो हम जनरली ओनली टू फीमेल, सिर्फ हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही इंसर्ट करते हैं. ये क्या करेगा? डायफ्राम मतलब आपका ऐसे डोम जैसे स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पे दिखा देती हूं मैं. डायफ्राम मतलब ऐसे डोम जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा. देन हार्मोनल रिंग या वॉल्ट जिसको कहते हैं, जैसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर है. ये सब कहाँ पे लगाते हैं? दिस इज ऑल अप्लाइड एट द ओपनिंग ऑफ वजाइना. मैम ये सिर्फ मेल फीमेल्स के लिए होता है? हाँ, ये फीमेल के लिए है. दिस इज फॉर फीमेल्स. तो मतलब ये वाला अलग अलग वैरायटीज है. मान लो दीज आर अलग अलग वैरायटीज विच कैन बी यूज्ड बाय फीमेल्स टू अवॉइड. ये क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं सर्विक्स को कवर करके. सर्विक्स तो पता है ना, वजाइना के ऊपर होता है सर्विक्स, सर्विक्स के ऊपर होता है यूट्रस. तो सर्विक्स को ये कवर करेगा. बट ये आसानी से आप हाथ से उसको निकाल भी सकते हो क्योंकि ये डिवाइस है, नॉर्मल रबर जैसा होता है. दिस कैन बी इजीली रिमूव्ड ऑफ आफ्टर द इंटरकोर्स. ये क्या करेगा? अगेन इट इज गोइंग टू प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द सर्विक्स. यू आर नॉट अलाउिंग द स्पर्म टू डायरेक्टली कम इन कॉन्टैक्ट. ओके, अब इसी का मैकेनिकल मेथड का ही और एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस. अब तक हमने क्या किया? कॉन्डम्स में, डायफ्राम में वगैरह हमने सिर्फ सर्विक्स तक ही खुद ही हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं. मतलब वुमेन्स कैन डू दिस ऑन, ये खुद कर सकते हैं बाय ओन. बट इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के लिए हमको भाई जरूरत पड़ेगी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की, क्योंकि ये कहाँ लगता है? ये यूट्रस में लगता है, बहुत अंदर, जहां पे आप रीच नहीं कर सकते हो. यू नीड अ डॉक्टर हेल्प नाउ. हाँ, यस शैली, साइज ऑफ द सर्विक्स वेरी स्मॉल. यस मानसी, आपको पता है एक्चुअली ना मानसी, कोई भी मेथड आजकल मार्केट में एनी मेथड 100% सेफ्टी के साथ नहीं आता है. बट मैकेनिकल मेथड्स आर 99% सेफर देन केमिकल एंड नेचुरल मेथड्स. तो मैकेनिकल मेथड जो है वो बहुत ज्यादा ही लो रिस्क पे है, 99.9% सेफ वी कैन से. हाँ, ये क्या करता है ना, ये जो होता है दिस इज डन बाय डॉक्टर्स नाउ, क्योंकि ये फीमेल खुद नहीं कर पाती है. अभी होता क्या है? लेट्स से व्हाट आर दिस डिवाइसेस. जैसे अभी किसी ने कहा ना कॉपर टी के बारे में, तो दैट इज वेरी करेक्ट. जैसे कहाँ है कॉपर टी का एग्जांपल? यहाँ पे है, कॉपर टी है, कॉपर 7 है, देन लिपीज लूप करके है, LNG-20 है. ये सारे आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है. मल्टी लोड 375, दीज आर ऑल एनसीईआरटी एग्जांपल्स. एंड ये सारे नीट में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको यहाँ से कि 4 ऑप्शन दिया जाएगा और दे विल आस्क कि इनमें से यूट्राइन डिवाइस कौन सा है, इंट्रल यूट्राइन डिवाइस कौन सा है. एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है. दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इनमें से कॉपर कौन रिलीज करता है और हार्मोन कौन रिलीज करता है. तो अब बारीकी से पढ़ो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन मेडिकेटेड, थोड़ा इसको हाईलाइट कर दूं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी. इसका मतलब क्या है? लिपीज लूप या ये कॉपर मतलब क्या है? ये जनरली क्या करता है? कॉपर टी हो गया या कॉपर 7 हो गया, ये कॉपर आयन्स को रिलीज करेगा. और ये कॉपर आयन क्या करेगा? स्पर्म को ब्लॉक करेगा. क्योंकि हमारा जो यूट्रस होता है, यूट्रस अल्कलाइन होता है जो स्पर्म के लिए बहुत अच्छी जगह देता है. बट कॉपर आयन क्या कर देगा? यूट्रस को कर देगा थोड़ा एसिडिक, जिसके वजह से स्पर्म हो जाएगा बेचारा बेहोश. अब स्पर्म बेहोश हो जाएगा तो वो ओवम के कांटेक्ट में नहीं आएगा. तो ये आईयूडी परमानेंट मेथड नहीं है. आईयूडी क्या है ना, जैसे ये कॉपर टी है, ये देखो, ये कॉपर टी हम क्या करेंगे ना, यूटेरस में अगर लगा लिया इसको, ये हम नहीं लगाएंगे, ये डॉक्टर लगाएंगे. जब 1 साल हो, 2 साल हो, इसकी कुछ वारंटी होता है कि इतने टाइम तक आप इसको बॉडी में रख सकते हो. ये छोटा सा डिवाइस है, ये क्या करेगा? स्पर्म को ये कॉपर रिलीज करेगा, मान लो, ठीक है. ये इम्प्लांट भी क्या करेगा? ये हार्मोन रिलीज करेगा. तो ये
कॉपर या हॉर्मोन्स क्या होते हैं, आपके यूट्रस को अनफेवरेबल बनाते हैं कि वहां पे स्पर्म जिंदा ना रह सके। इससे क्या हो जाता है? इसमें क्या होता है मैम, जब ये डिवाइस लगाएंगे तो इसमें जब हमारे मतलब कि जो हमारा यूट्रस होता है वो एल्केलाइन होता है और उसमें से कॉपर रिलीज होते हैं जो कि उसको एसिडिक बना देते हैं, जिससे स्पर्म जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। देखो यहाँ पे पढ़ो, ये सलीशा, कॉपर आयंस जब रिलीज हो जाएंगे ये स्पर्म के मोटिलिटी को एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को ब्लॉक करेंगे। बेहोश होने का मतलब मैंने थोड़ा से आसान भाषा में बता दिया आपको। मोटिलिटी नहीं होना मतलब क्या, एक जगह पर रुक जाना मतलब ही बेहोश होना। तो मैंने ये आपको याद रखने के लिए कहा कि बेहोश हो जाते हैं, उसका मतलब क्या कि मोटिलिटी, उनको हम एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो मोटाइल नहीं हो जाएंगे, जहां है वहीं पे रुक जाएंगे। तो जहां है वहीं पे अगर रुक गए यूट्रस में तो फैलोपियन ट्यूब में वो जाएगा नहीं, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा नहीं तो एग वहां पे फर्टिलाइज नहीं होगा। अब अगर ऐसा होता है, मान लो ये सोचो कि भाई स्पर्म यूट्रस में पड़ा हुआ है और एग फैलोपियन ट्यूब से अगर आता है यूट्रस में, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? सोचो, मेरे क्वेश्चन के बारे में ध्यान से सोचो। मैम एक बार दोबारा क्वेश्चन बोलिए। हाँ देखो, अगर मैंने बोला कि इंटरकोर्स के दौरान हमने क्या किया, सपोज किसी ने ये यूज करा है, क्या यूज करा है, एलएनजी किसी वुमन ने यूज करा है, एलएनजी ले लो या कॉपर टी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी डिवाइस अगर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूज करा है तो वो कहाँ पे, इंट्रा यूट्राइन मतलब वो यूट्रस में, पहली बात। ठीक है, अब हम इस डिवाइस का क्या करेंगे, यूट्रस में है तो हमने क्या कहा, स्पर्म को ये मोटाइल नहीं करेगा, मतलब बेहोश कर देगा, स्पर्म आगे नहीं बढ़ेगा। बट इस दरम्यान अगर एग यूटरस में आता है, ये एग यूटरस में आएगा कि नहीं, 28th डे तब जब पास में आता है मेंस्ट्रुएशन, तब एग यूटरस में आता है फॉलोपियन ट्यूब से, तो क्या तब फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, ये मेरा क्वेश्चन था। मैम पॉसिबल नहीं है ना, कर लिया। नो, स्पर्म तो आ ही नहीं दैट्स टू एवरीवन। स्पर्म तो पहुंच ही नहीं पाएगा वो एग तक। नहीं, अगर स्पर्म एग तक पहुंच भी जाता है, एग अगर यूट्रस में आ भी गया ना, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। भूमि, वेरी गुड आंसर भूमि, क्योंकि एम्प्यूला साइट है फर्टिलाइजेशन का। एम्प्यूला की साइट के बाहर अगर एग आ गया, यूट्रस में आ गया, तो अब एग एंड स्पर्म को कितना भी मेट करने की कोशिश करो, वो फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल साइट नहीं है, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मैम, ये जो कॉपर टी लगाते हैं तो इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते कॉपर के, आप यूट्रस में करते हो तो, है ना? गुड क्वेश्चन। यस, देयर आर, क्या होता है, जब कभी कभी मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कभी कभी देयर वुड बी इचेस, रैशेस या इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो इस टाइम पे अगर फीमेल को पता चल जाता है कि नहीं ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, या इसके वजह से मुझे इचिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, या सम अमाउंट ऑफ, मतलब मेंस्ट्रुएशन के अलावा अगर बीच में कहीं ब्लीडिंग हो रही है, तो इमीडिएटली शी शुड विजिट द डॉक्टर। तो हो सकता है कि उसके बॉडी के लिए वो सुटेबल नहीं है, ऐसा होता है ना। अब जरूरी नहीं कि आप जो क्रीम यूज करते हो वो मेरे लिए भी सही हो, मेरा अगर सेंसिटिव है स्किन तो शायद वो मेरे लिए ठीक नहीं है, तो एलर्जी भी हो सकती है मुझे उस चीज की। तो वैसे ही अगर किसी वुमेन को वो चीज सुटेबल नहीं है, अगर पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उस टाइम पे शी शुड इमीडिएटली मीट द डॉक्टर एंड रिमूव इट ऑफ। मैम, यहाँ पे जो नॉन मेडिएटेड में एग्जांपल लिखे हैं, एक जगह लिखा है लाइप्स लूप और एक जगह कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के बाद लिखा है CUT CO7, तो ये भी सेम एग्जांपल है जैसे लाइप्स लूप है? ये सारे एग्जांपल है आईयूडी के। अब आईयूडी में नॉन मेडिकेटेड मतलब क्या, कि लिपिड लूप से कोई हार्मोन या कोई मेटल जैसे कॉपर रिलीज नहीं हो रहा है, वो सिर्फ एक थिन अपना जैसे एक लूप होता है, जैसे एक डंडी है मान लो, जो फैलोपियन ट्यूब में हमने रख दी है, वैसी है, उससे कोई मेडिकेशन या कोई भी मेटल या कोई भी हार्मोन या कुछ भी रिलीज नहीं होने वाला है, बस वो एक खड़ा हुआ दीवार है, बस और कुछ नहीं। बट कॉपर टी या कॉपर 7 या मल्टीलोड क्या है, वो भी फिजिकल डिवाइस ही है, जैसे टी शेप वाला डिवाइस ही है, बट वो बदले में कॉपर को रिलीज करते हैं ताकि वो स्पर्म को बेहोश कर सके, उसकी मोटिलिटी को घटा सके। और एलएनजी क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है। तो तीनों में ये फर्क है। देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो आपको शायद याद रह जाएगा। मैकेनिकल में पहला क्या लिखा हमने, लिपीज लूप अगर मैं लिखती हूं तो ये क्या है, ये सिर्फ एक डिवाइस है, यहाँ पे कोई भी नो केमिकल या कोई हार्मोन ऐसा कुछ भी यहाँ से निकलने वाला नहीं है, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट रख दिया है हमने यूट्रस में। ठीक है। दूसरा, अगर कॉपर टी, कॉपर 7 या मल्टीलोड की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉपर आयंस रिलीज होगी।
और तीसरा हमने क्या देखा, एलएनजी देखा। एलएनजी में क्या है, ये हार्मोन रिलीज करेगा, हार्मोन रिलीज करके अगेन ये स्पर्म को सेम चीज करने वाला है, बेहोश करने वाला है। तो ये फर्क है इन दोनों में और इसमें, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन मेडिकेटेड, और इसको हम कहेंगे मेडिकेटेड। अब समझे, थोड़ा क्लियर आया? यस मैम। यस सोनिया, स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है डेफिनेटली। ओके, इतना क्लियर है सभी को? एक बार देख लो पूरे तरह से, अच्छे से स्लाइड देख लो, आंखें सब तरफ डाल दो। स्लाइड पे ही रुक जाओ। मैम जो आपने अभी बताया वो रिपीट कर दो। कौन सा वाला सौम्या? मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड हमारा इतने सारे लोग एक साथ बात ना करो बच्चा जी, वन एट अ टाइम प्लीज। सौम्या कुछ बोल रही है, बताओ। मैम मैं ये पूछ रही थी कि केमिकल मेथड्स और जो आपने भी बताया लिपीज लूप, इन सब के मैम साइड इफेक्ट्स होते हैं और मैकेनिकल मेथड्स के नहीं होते? ये सारे मैकेनिकल मेथड्स ही है बेटा, ये सारे मैकेनिकल मेथड्स ही। केमिकल मेथड्स और मैकेनिकल मेथड्स में साइड इफेक्ट्स केमिकल मेथड्स को ही होंगे ना? दोनों के भी है, केमिकल मेथड्स के भी साइड इफेक्ट है कि ऐसा हो सकता है कि इसको ये कोई अगर पेस्ट या क्रीम ऐसा यूज कर लिया किसी फीमेल ने, तो उसको थोड़ी सी इचेस या रैशिंग हो सकती है, वो सुटेबल नहीं है। तो जरूरी नहीं कि सबको हो, मैं ये नहीं कहती कि सभी को होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, किसी किसी की बॉडी एक्सेप्ट करती है, किसी की नहीं करती है। एंड मैकेनिकल के भी अपने अपने ड्रॉबैक्स है, उसका भी कुछ ना कुछ रिएक्शन हो सकता है। क्वेश्चन आता है कि मैम अगर क्वेश्चन आता है तो हम किसको बेटर बताएंगे, केमिकल मेथड्स या मैकेनिकल मेथड्स? ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। वेरी फर्स्ट थिंग, नीट लेवल पे ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि किसके क्या ड्रॉबैक्स है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि किसका क्या एग्जाम्पल है। जैसे फोम्स, जेली, सोप्स, ये सारे एग्जाम्पल केमिकल के हैं। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। दिस इज अ वेरी गुड नीट क्वेश्चन। अगेन जहां पे भी मैं ये हैशटैग का मार्क लगा रही हूँ ना, वो मार्क का मतलब होता है कि वहां से क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से मेडिकेटेड आईयूडी कौन सा है। इनको हम क्या कहते हैं, आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो इन तीनों में से मेडिकेटेड कौन सा है, नॉन मेडिकेटेड कौन सा है। तो आपको सबको क्या करना है, आपको उनके नाम याद रखने, लूप, एलएनजी। मैम एलएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? आपका आवाज बहुत ही ज्यादा धीरे है, जो भी बात कर रहे हैं प्लीज। मैम एलएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? मैम वो बोल रही है कि एलएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? लीवोनॉर्जेस्ट्रल। वो यहाँ पे जो स्लाइड पे मैम जो आपने अभी अभी स्लाइड पे लिख के समझाया था वो समझा दो। मैम एक बार मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो, मैम चैट बॉक्स में है। एलएनजी का फुल फॉर्म लीवोनॉर्जेस्ट्रल है, उस नाम का हार्मोन वो रिलीज करता है। हाँ, क्या क्वेश्चन है? इंसर्ट करते वक्त थोड़ा प्रोसेस में पेन हो सकता है, उसके बाद नहीं। अभी लिखा ना मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म। यस मैम मिल गया। पीछे वाली स्लाइड में एक लास्ट लाइन है जिसमें लिखा है जब हार्मोन रिलीज होते हैं तो जो यूट्रस है वो इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल हो जाता है। मींस उसमें स्पर्म को कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा है, बस यूट्रस पे अफेक्ट हो रहा है। अरे यूट्रस अफेक्ट हो रहा है, अभी मैंने कहा ना अल्कलाइन होता है, उसको एसिडिक करेंगे तो इनडायरेक्टली स्पर्म पे अफेक्ट गिरा ना, स्पर्म वहां पे जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको जिंदा रहने की कंडीशन हम दे ही नहीं रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने डायरेक्टली वार स्पर्म पे ना करके मेरा घर का कंडीशन ही बदल दिया ताकि वो स्पर्म मेरे घर के अंदर ही ना आए। और मैम लास्ट लाइन में क्या है, एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म। हॉस्टाइल मतलब वही घर, उसका जनरली क्या होना चाहिए, जब ये सारे डिवाइस यूज नहीं होते हैं ना, तो स्पर्म के लिए वो अच्छी कंडीशन होती है यूट्रस में, 5-6 दिन तक यूट्रस में स्पर्म जिंदा रह सकता है। हॉस्टाइल करते मतलब उसको अनफेवरेबल कर देते हैं, उसको वहां पे जिंदा रहने की कंडीशन नहीं देते हम। अनफेवरेबल, हॉस्टाइल इज सिंपल वर्ड में अनफेवरेबल। ओके, नहीं समझे अभी भी? कोई दिक्कत? मैम आ गया। ओके, नॉन मेडिकल रिपीट कर दो। मानसी, नॉन मेडिकल मतलब मेडिकेटेड बोल रहे हो शायद आप? यस मैम। हाँ, चलो ये वाला स्लाइड बोल रहे हो, ठीक है। देखो इस स्लाइड में मैंने क्या कहा, इसको मैं फिर से थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, कंफ्यूज हो रहे हो सब लोग। मैं आपकी राइटिंग समझ नहीं आ रही। हाँ, लगा ही मुझे। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फिर से। पहले हमने देखा है केमिकल मेथड को, ठीक है, ये तो हमने क्रीम्स के और पेस्ट के बारे में देखा।
फिर हमने देखा मैकेनिकल मेथड, अब दिख रहा है क्लियरली सबको? मैकेनिकल मेथड में हमने कॉन्डोम का देखा, फिर डायफ्राम का देखा, फिर वॉल्ट के बारे में या सर्वाइकल कैप के बारे में ले लो, इस चीज के बारे में देखा, एंड आईयूडी के बारे में। ये सारे के सारे मैकेनिकल के अंडर ही आते हैं, ठीक है। आईयूडी मतलब क्या, इसके बारे में हमने थोड़ा डिटेल पढ़ा। आईयूडी में मतलब क्या, ऐसा डिवाइस जो हम क्या करते हैं, यूटरस के अंदर प्लेस करते हैं, ठीक है। अब उसमें हमने क्या देखा, फिर से थोड़ा बाइफरकेट करके देखा कि सम आर नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड का मतलब जिससे कोई भी हार्मोन या आयन रिलीज नहीं होगा, जिसमें एग्जाम्पल देखा लिपीज लूप का। अब समझे? फिर देखा हमने दूसरा वाला मेडिकेटेड। मेडिकेटेड में क्या है, एक है जो कॉपर आयन को रिलीज करता है, दूसरा टाइप है जो हार्मोन को रिलीज करता है। कॉपर को रिलीज करने वाला हमने क्या एग्जांपल देखा, कॉपर टी देखा, कॉपर 7 देखा, मल्टीलोड देखा, एक्सेट्रा, करेक्ट। मल्टीलोड भी एक एग्जांपल है। हार्मोन को रिलीज करने वाला देखा हमने LNG-20। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया सबको? क्लियर मिल गया आइडिया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, लास्ट वाला देखे अब। ये लास्ट डिवाइस है फिजियोलॉजिकल डिवाइस, ठीक है। इसी का ही मैं लिख देती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ थर्ड डिवाइस, जिसको हम कहते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड डिवाइस, ये फर्स्ट तो वैसे नेचुरल है बेटा, वहां से शुरुआत करते हैं। लेट्स गो, इसको मैं कर देती हूँ। फर्स्ट नेचुरल था हमारा, हमने देखे ना नेचुरल के मेथड्स, नेचुरल, फिर केमिकल, फिर मैकेनिकल, फिर फिजियोलॉजिकल, ऐसे, ठीक है। हाँ, अब फिजियोलॉजिकल में क्या है ना, फिजियोलॉजिकल नथिंग बट योर ओरल पिल्स, जिसको हम दवाइयों के फॉर्म में लेते हैं ना, बर्थ कंट्रोल पिल्स जिसको हम कहते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स या नॉर्मल पिल्स जो होते हैं। या पिल्स क्यों कहा है, बिकॉज ये ऐसे हार्मोन का कॉम्बिनेशन है जिसको हम दवाइयों के फॉर्म में लेते हैं, हम मतलब फीमेल। दिस इज अगेन डन बाय हूम, ये फिर से कौन कर सकती है, ओनली फीमेल, करेक्ट। तो ये क्या करता है, दवाई का कॉम्बिनेशन, मतलब जैसे आपको बुखार आया तो आप क्या लेते हो, पैरासिटामोल लेते हो। आपको अगर इन्फेक्शन है किसी चीज का तो आप एंटीबायोटिक लेते हो, वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल लेते हो, मतलब उसके अगेंस्ट वो पर्टिकुलर दवाई होती है। वैसे ही बर्थ कंट्रोल पिल मतलब ऐसा हार्मोन जो अगेन फर्टिलाइजेशन को अलाउ ना करेगा। अब ऐसे कौन से हार्मोन है भाई, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जब भी बॉडी में हाई है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो दवाइयों में क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन डालते हैं एंड वो दवाई दिया जाता है वुमेन को टू इनटेक। अब जब तक बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तब तक फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। तो इसके एग्जांपल्स है सहेली एंड मालाडी। तो अगेन इसके भी आपका एक साल सम ईयर में ये क्वेश्चन आया था कि सहेली जो है तो एक पहला वाला पिल है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, और ये बनाया था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने, इन्होंने इसको बनाया था और सबसे पहले इंडिया में ये वाला पिल इंट्रोड्यूस किया था। एंड दोनों में फर्क क्या है, सहेली हो या मालाडी हो, दोनों का फर्क ये है कि मालाडी को आप रोज ले सकते हो, बट सहेली जो है वो एक हफ्ता, मतलब हफ्ते में सिर्फ एक ही बार लेनी है। अभी हार्मोन का वर्क क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन को जब आप कंबाइन करके लोगे ना, ये यूट्रस को घटने नहीं देगा। अगर आपको याद है, यूट्रस में एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है। यस मैम। हाँ, तो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग जब ब्रेक हो जाएगी तब स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन। एंडोमेट्रियम को अगर हमको ब्रेक नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को हाई रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हम ये ऐसा कब करते हैं, जनरली जब फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हाई रहता है, ताकि वहां पे अगर बेबी फॉर्म हुआ हो तो आके इम्प्लांट कर सके। अगर बेबी फॉर्म नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन गिर जाता है। बट हम क्या कर रहे हैं, पिल्स के थ्रू प्रोजेस्टेरॉन को एकदम हाई रख रहे, तो ये जो लेयर है ना, ये हमेशा ऐसी इंटैक्ट रहेगी, ये टूटेगी नहीं।
और जब तक ये टूटेगी नहीं तब तक मेंसेस होगा नहीं, और जब तक मेंसेस होगा नहीं तब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। तो अगेन इसके वजह से क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन भी रुक जाएगा, आगे का मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा, एंड देयर विल बी ये जो फर्टिलाइजेशन। पिल्स होती हैं ये तो हम जब लेते हैं ना जब बेबी कंसीव हो चुका होता है और उसको डिस्ट्रॉय कर। नहीं, ये किसने कह दिया? आप दूसरे कोई पिल्स के बारे में बात कर रहे हो? फिर ये वाली जो है बहुत कंट्रोल पिल स्पेशली, ये कंसीव होने के बाद नहीं ऐसी लेंगे हम। पिल्स होती है ना जिससे कंसीव होने के बाद विदाउट अबॉर्शन हम बेबी को, हाँ, उसको कंसीव तो नहीं abortion करना है, के लिए हो गया। कंसेप्शन कहना है। अलीशा, आई गॉट योर पॉइंट। आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स यू आर टेलिंग, राइट? यस मैम। पिल 70 मैम जो ये सहेली वाली मेडिसिन है मैम, ये इंडिया में ही बनी हुई है ना? हाँ, यस। तो ये 72 आवर्स या पिल 72 ऐसा कुछ नाम अगर सुना होगा, तो ये ऐसी पिल है जो अगर आफ्टर कंसेप्शन मतलब आफ्टर इंटरकोर्स लेना है, बट बिफोर 72 आवर्स, मतलब इंटरकोर्स के 72 आवर्स के पहले 3 दिन के अंदर। आज इंटरकोर्स हुआ है तो आज से 3 दिन के अंदर ही अगर ये वाली पिल ली जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं। वी कैन स्टॉप द फर्टिलाइजेशन। बट 72 आवर्स के बाद अगर लोगे तो कोई फायदा नहीं रहेगा वो वाली पिल। आई थिंक अलीशा आप शायद इसी के बारे में बात कर रहे थे। यस मैम, मतलब मैंने ना सुना था कि जैसे अबॉर्शन जब नहीं हो पाता, जब लोग अबॉर्शन नहीं कराते तो फीमेल्स पिल्स खाती हैं जिससे बेबी जो होता है उसका अबॉर्ट हो जाता है। वेट, तो आप ना इसके बारे में बोल रहे हो, एमटीपी, मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी, मिफेस्ट्रॉन के बारे में बोल रहे हो। उसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। वो अलग चीज है, अगेन वो वाली पिल अलग, कॉन्ट्रासेप्शन के बाद की पिल अलग, 3 चीजें हैं। हो गई कि 2 पिल्स होती हैं, तो मींस मेरे को लगा ये वो पिल्स हैं जो कि बेबी को अबॉर्ट करने के लिए यूज करी जाती हैं। नहीं, कैसा है पता है? अब देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बच्चा, और मेरा क्लास भी है नेक्स्ट, सुनो जल्दी से। थोड़ा सा बॉक्स में लिख रही हूँ मैं। क्या होता है, पहला वाला पिल, 1 पिल ऐसा है जो आपके साइकिल के टाइम पे लेना है, मतलब सहेली मान लो जो आपके पूरे साइकिल के दौरान आप लोगे। दूसरा वाला पिल है जो आफ्टर इंटरकोर्स लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं 72 पिल, 72 आर पिल, मतलब 3 दिन इंटरकोर्स के तुरंत 3 दिन के बाद जब लोगे तो आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और तीसरा जो आप बोल रहे हो, यहाँ पे क्या हो गया, कंसेप्शन हो चुका है, मतलब फर्टिलाइजेशन जो है ना अलीशा वो हो चुका है। यस मैम। बट फिर भी आपको लीगली क्या करना है, मतलब गवर्नमेंट या डॉक्टर की इजाजत से ही हमको उसको अबॉर्ट करना है। तो उसको हम कहते हैं माइफेस्ट्रॉन या मिजोप्रिस्टोल, आगे है एमटीपी, जब मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी सिखाऊंगी आपको मैं तब बताऊंगी। तो ये वाला पिल है, ये क्या करेगा, बेबी को अबॉर्ट करेगा, बट कब तक, बिफोर 20 वीक्स। 5 महीने पहले लोगे तो सेफ है, वरना ये सेफ नहीं है। मींस 3 मंथ बिफोर जब ले। हाँ, 20 वीक्स भी नहीं है, लेट्स से उसको हम 12 वीक्स ही कंसिडर कर दे, क्योंकि 20 वीक्स के बाद तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा डायरेक्टली। लेट्स से समवेयर 12 वीक्स तक इसको हम ले सकते हैं एंड बेबी को अबॉर्ट कर सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है ये कंप्लीटली बिफोर फर्टिलाइजेशन है, मतलब ये फर्टिलाइजेशन को होने देने वाला है ही नहीं। ये दोनों चीजें बिल्कुल भी फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगी। ये वाला जो है, थर्ड वाला जो है, ये फर्टिलाइजेशन हो गया, बेबी भी फॉर्म हो गया, बट अब आप नहीं चाहते हो तो ये अलाउड है, ऐसा। मैम और माला डे कैप्सूल मैम आप क्लास लेफ्ट कर सकते हैं क्योंकि 7:15 पे भी क्लास है। यस, इवन आई हैव क्लास बेटा जी। एंड तो अब तक क्या तक हमने फिनिश किया, टुमारो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एमनियोसेंटेसिस एंड ऑल। ओके मैम आप ये पीडीएफ G8 में सेंड कर दीजिए। यस। मुझे एक बात बताओ, नेहा मैम अटेंडेंस कैसे लेती है? हाउ डज शी टेक योर अटेंडेंस? मैम वो शीट पे, मैम वो अवंती की शीट होती है ना, उसी पे। ओके, सो आई विल नोट डाउन। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया एक्चुअली वैसे सबका, तो आई कैन राइट, आपके पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने, सो उससे लिख दूंगी मैं। ओके मैम, थैंक ओके यू मैम। ओके मैम, बाय मैम। मैम
बाय मैम। मैम मेरा नाम अभी उस अटेंडेंस शीट में नहीं आता, मैम ने ऐड करने के लिए भेज रखा है। मैम विश्वा की अटेंडेंस लग गई? हाँ, क्लास की अटेंडेंस तो लग गई। यस, बाय मैम। मच, बाय बाय। थैंक यू श्रेया, बाय बाय। अच्छा लगा आप सब सभी मिलके मुझे। थैंक यू हमें मैम। भी अच्छा लगा। बाय। यस यस दिशा, आप सबका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मेरे पास अटेंडेंस है, डोंट वरी। ओके मैम, बाय मैम। हाँ यस ईशानी, ओके बाय बाय। थैंक यू शैली, बाय बेटा। यस Bye, ma'am. मीनाक्षी, बाय बाय मैम। बाय, टेक केयर, बाय शिवानी। हाय शिवानी, वैसे अच्छा लगा यार तुमसे मिलके। मैम मुझे तो बहुत खुशी हुई है आपको देख के। मैम मुझे मैम मुझे भी बहुत खुशी है। नेहा मैम फिर पता नहीं कौन सी हम क्लास लेंगी, समझ में आएगा फिर नहीं आएगा, तो मैं सोचा मैं थोड़ी देर रुक के लूंगी। मैं तो क्लास नहीं लूंगी आज मैं बायो की। फिर जब मैंने आपको देखा ना, मैं क्या पता लेके देख लेती, क्या पता कुछ समझ में आ जाए, तो मैंने आपको कैसे पता था कि क्लास में मतलब मैम नहीं लेने वाले, क्लास क्यों नहीं हो गया? मैम वो मैम कहीं गई है ना नेहा मैम, इसलिए। हाँ, शिवानी को बड़ा पता है ना।